ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस शानदार बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लेनर में आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा हाई यील्ड क्रैश कोर्स है ना, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बायोटेक के सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स सीधे आप सभी के दिमाग में छप जाएंगे। हम जानते हैं कि जेनेटिक्स और बायोटेक के सवाल परीक्षा में कितनी उलझन पैदा करते हैं, लेकिन आज हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक्स के जरिए डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की मास्टर क्लास के रोड मैप में हम कवर करेंगे इम्यूनोलॉजी, स्टेम सेल्स, जीन एडिटिंग, जीएम फसलें और कोर जेनेटिक्स। और हाँ, इस एक्सप्लेनर की सबसे खास बात यह है कि हर सेक्शन में आपको पहले एक कमाल की मेमोराइजेशन ट्रिक मिलेगी और उसके तुरंत बाद हम पिछले सालों के प्रश्न यानी PYQs पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, इम्यूनोलॉजी और सुपरबग्स। ये हमारे शरीर और बाहरी बीमारियों के बीच की एक असली जंग है। एग्जाम में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं होता है तो वो यही है, एंटीजन और एंटीबॉडी में आखिर फर्क क्या है। देखिए, एंटीजन वो बाहरी हमलावर है जो हमारे शरीर में घुसपैठ करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। इसके बिल्कुल विपरीत एंटीबॉडी हमारा अपना रक्षक है। यह एक योद्धा है जिसे हमारे शरीर की बी सेल्स बनाती हैं। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, एंटीजन बाहर से आता है जबकि एंटीबॉडी शरीर के अंदर से हमारी रक्षा करता है। एकदम क्लियर? अब वैक्सीन्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है होल यानी पूरा और कॉम्पोनेंट यानी हिस्सा। होल वैक्सीन्स में क्या होता है कि पूरे के पूरे पैथोजन को या तो मारकर या उसे थोड़ा कमजोर करके शरीर में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्पोनेंट वैक्सीन्स में पूरे वायरस की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, उसमें बस उसका एक छोटा सा हिस्सा जैसे कि कोई प्रोटीन या RNA इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने समझा ना, चलिए उससे तुरंत टेस्ट करते हैं इस रीसेंट PYQ के जरिए। सवाल पूछा गया था कि mRNA वैक्सीन्स आखिर काम कैसे करती हैं, और इसका बिल्कुल सही जवाब है एंटीजन बनाने के लिए जेनेटिक निर्देश देना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि mRNA अपने आप में कोई वायरस नहीं है, यह हमारी कोशिकाओं के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। हमारा शरीर इसे पढ़ता है, खुद एंटीजन बनाता है और फिर उसके खिलाफ अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना सीख जाता है ना? कितना अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, स्टेम सेल्स और बायोटेक। यहाँ हम इनके एप्लीकेशंस को समझेंगे। अब इस टेबल को देखिए। क्या आप सभी को पता था कि बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग क्षेत्रों को रंगों के जरिए बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है? जैसे रेड यानी खून, जो मेडिकल और जीन थेरेपी से जुड़ा है। ग्रीन यानी हरियाली, जिसका मतलब है कृषि और GM फसलें। वाइट यानी सफ़ेद कोट या कारखाने, जो इंडस्ट्रियल बायोटेक को दर्शाता है। और ब्लू मतलब समुद्र, जो मरीन या एक्वाकल्चर से संबंधित है। एकदम सिंपल कलर मैचिंग। करंट अफेयर्स के सवालों के लिए ये अगली ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। सरकार की नई बायो E3 नीति को इस कैची निमोनिक से याद रखिए। 3E इक्वल्स इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार तीनों को फायदा मिले। अभी जो हमने कलर कोड वाली ट्रिक देखी थी ना, चलिए उसे इस PYQ पर अप्लाई करते हैं। सवाल ये था कि कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित बायोटेक्नोलॉजी को किस नाम से जाना जाता है। अगर रंगों का अर्थ याद है तो उत्तर आपके सामने है। बिल्कुल सही, इसका सीधा सा जवाब है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। सेक्शन 3, जीन एडिटिंग और क्रिस्पर। आखिर ये CRISPR-Cas9 तकनीक काम कैसे करती है? इसे हमेशा GPS और कैंची वाली ट्रिक से याद रखिए। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है फाइंड यानी खोजना, जहां गाइड RNA एक सटीक GPS की तरह DNA में टारगेट को ढूंढता है। दूसरा है कट, जहां Cas9 एंजाइम एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह उस हिस्से को काट देता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है फिक्स, जहां सेल का अपना रिपेयर सिस्टम उस जीन को बदल देता है। इसी तरह साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस यानी SDN के अलग अलग प्रकारों को याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत ही असरदार है। ध्यान दीजिएगा, 1 का मतलब है कोई नया DNA नहीं जोड़ा है, नो DNA, और 3 का मतलब है कोई बाहरी DNA जोड़ा गया है, न्यू DNA। बस इतना याद रख लिया तो स्टेटमेंट पर आधारित मुश्किल सवाल भी कभी गलत नहीं होंगे।
क्लोनिंग के इतिहास से जुड़ा ये एक बहुत ही फेमस पीवाईक्यू देखते हैं। डॉली भेड़, जो दुनिया की पहली क्लोन की गई स्तनधारी थी, उसे लेबोरेटरी में किस तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था? और इसका सही उत्तर है SCNT, यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है बॉडी सेल इज इक्वल टू क्लोन, यानी शरीर की किसी भी सामान्य कोशिका से न्यूक्लियस निकालकर उसे एग सेल में डाल देना। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, GM फसलें और उनके रेगुलेशंस, खेत खलिहान और उनसे जुड़े नियम कानून। चलिए समझते हैं कि आखिर ये बीटी जीन्स होते क्या हैं। इन्हें बैसिलस थुरिंजियंसिस नाम के एक मिट्टी के बैक्टीरिया से निकाला जाता है। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बीटी का मतलब समझिए बग टर्मिनेटर। ये जीन फसल के अंदर ही एक तरह का कीटनाशक पैदा करता है, जिससे कि कीड़े फसल खाते ही तुरंत खत्म हो जाते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स और संधियों को याद रखना अक्सर सिरदर्द लगता है, तो इन वन वर्ड ट्रिगर्स पर गौर कीजिए। EPA 1986 हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जो GEAC का बॉस है। CBD का एकमात्र मतलब है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। नगोया प्रोटोकॉल सुनते ही दिमाग में आना चाहिए फायदों को शेयर करना। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल का सीधा कनेक्शन है बायो सेफ्टी से। बस ये एक एक शब्द याद रखिए। अब रेगुलेशन से जुड़ा ये सवाल देखिए जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? जैसा कि हमने अभी देखा, इसका सीधा उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, कोर जेनेटिक्स और RNA। इन दोनों जीन थेरेपीज के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। नियम याद रखिए, सोमैटिक मतलब सेल्फ यानी स्वयं, और जर्मलाइन मतलब जनरेशन यानी पीढ़ी। सोमैटिक थेरेपी के बदलाव सिर्फ और सिर्फ उस मरीज तक ही सीमित रहते हैं, जबकि जर्मलाइन थेरेपी में अगर कोई बदलाव किया गया तो वो उसकी आने वाली हर एक पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। DNA टेक्नोलॉजी को एक ही झटके में पहचानने के लिए ये एक रैपिड फायर लिस्ट देखिए। रेप्लिकेशन मतलब DNA की कॉपी बनाना। क्लोनिंग मतलब एकदम आइडेंटिकल या समान जीव बनाना। फिंगरप्रिंटिंग सुनते ही समझ जाइए कैच या आइडेंटिफाई करना, जैसे अपराधियों को पकड़ना। और बारकोडिंग का उपयोग होता है अलग अलग प्रजातियों को क्लासिफाई यानी वर्गीकृत करने के लिए। कॉपी, क्लोन, कैच और क्लासिफाई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ इन अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स में समाया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्पर मतलब DNA काटना, BT मतलब कीड़ों को मारना, mRNA मतलब निर्देश देना, AMR मतलब दवाओं का बेअसर होना और स्टेम मतलब रिपेयर करना। इन्हें जरूर याद रखिएगा। पर जाने से पहले एक सोचने वाला सवाल आप सभी के लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगर जीन ड्राइव तकनीक से पूरी की पूरी प्रजातियों के वंशानुगत लक्षणों को बदला जा सकता है, तो क्या आने वाले वक्त में ये हमारे प्राकृतिक विकास क्रम यानी इवोल्यूशन को ही हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और अंत में हमारी निरंतर प्रेरणा और अद्वितीय सहयोग के लिए गुरुसत्ता, मातृसत्ता, शिप्रा और बेबी कृधा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार। अपनी तैयारी ऐसे ही शानदार तरीके से करते रहिए।